हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे, जहां पे पेशेंट को एमआई हुआ और बाद में उसकी डेथ होगी। यहां डिस्कशन हुआ सीनियर वर्सेस जूनियर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बारे में और फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रिसेंटली नेशनल कमीशन में 10 मई को इस पे फाइनल डिसीजन लिया गया है। कंप्लेनर ने कहा कि मेरा जो फैमिली मेंबर था उसको चेस्ट पेन हुआ और वॉमिटिंग थी। हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके गए सुबह 8 बजे ओपोनेंट 1 के हॉस्पिटल में, 2015 फरवरी 23 तारीख को। वहाँ पे ओपोनेंट 4 और 5 ने, जो इमरजेंसी डॉक्टर्स थे, उन्होंने पेन किलर इंजेक्शंस लगाए और बाद में ईसीजी कंडक्टेड की। ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ईसीजी नॉर्मल है और उन्होंने अल्टीमेटली हमें 10 बजे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। हमें उस टाइम कोई भी पेन रिलीफ नहीं हुआ था और उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया ओपोनेंट 2 के पास। ओपोनेंट 2 ने हमें देखा और उसने बहुत से टेस्ट लिख दिए, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाके हमें कराने पड़े। वहाँ पे हमें हमारे मरीज़ को कोई भी व्हीलचेयर भी नहीं दी गई और हम खुद ऐसी हालत में अपने पेशेंट को ले जा रहे थे। हालाँकि जो रिपोर्टें थी वो लगभग 11 बजे तक हो गई थी। स्टाफ ने हमें कहा कि डॉक्टर जो है वो ओपीडी में है और वो शाम को रिपोर्टें रिव्यू करेंगे। इवनिंग में लगभग पौने 8 बजे डॉक्टर आए और उन्होंने रिपोर्टें देखते ही हमारे मरीज़ को बहुत सीरियस बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको सीसीयू में फटाफट शिफ्ट करना चाहिए, ओपोनेंट 3 जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है उनके पास। लेकिन बहुत डिले इन्होंने इलाज में किया। उसके बाद लगभग 8:30 बजे हमारे पास एक डॉक्टर आया। उन्होंने कहा कार्डियक के कई टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट लगभग शाम को 11:15 बजे आई। जब रिपोर्ट आई तो इन्होंने लगभग नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद सीसीयू में शिफ्ट किया। तब तक बीपी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। इन्होंने बहुत से प्रोसीजर किए, बैलूनिंग की और मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हमें डाल दिया। बाद में इन्होंने ये बताया कि ये मैसिव हार्ट अटैक था। बहुत से इन्होंने ऑपरेशन किए, छोटे-छोटे प्रोसीजर्स किए। इवन ओपोनेंट 3 ने अपने सबऑर्डिनेट डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा डाँटा कि आपने पहले प्राइमरी ईसीजी क्यों नहीं देखी? जबकि प्राइमरी ईसीजी में अगर चेंजेस थे, तो भी हमारा इलाज डिले हुआ है। इनकी प्रॉब्लम के कारण जो है अल्टीमेटली हमारे पेशेंट की डेथ हुई। जब पेशेंट एक्सपायर हुआ नेक्स्ट डे, तो इन्होंने जो हमें डेथ समरी दी और जो टीपीए में डेथ समरी सबमिट की, दोनों डिफरेंट है, जो बता रही है कि बहुत से इन्होंने मैनिपुलेशन किए हैं। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि एमसीआई में भी जो इन्होंने डाली थी, वहाँ पे भी एमसीआई ने नेग्लिजेंट करार दिया इन्हें और एमसीआई का नोट था कि डेथ जो है नेग्लिजेंस के कारण हुई है, क्योंकि हार्ट अटैक को डायग्नोज करने और ट्रीट करने में थोड़ा टाइम लगा है। तो इसलिए ये कंपनसेशन का केस इन्होंने फाइल किया। रिप्लाई में डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो ओपोनेंट 2 है वो एमडी है चेस्ट एंड टीबी का, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है 25 साल से भी ज़्यादा। पेशेंट जो है वो 25 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाइयाँ ले रहा है, पेनिसिलामिन थेरेपी वगैरह भी ले रहा था। लेकिन वो उसकी टीएलसी गिरी, उसके बाद उसको डायबिटीज़ हो गई, हाइपरथायराइडिज़्म हो गया और उसको रिमेटिक लंग भी है। ये प्रॉब्लम्स पेशेंट ने बिल्कुल भी कंप्लेन में नहीं बताई। पेशेंट ऑलरेडी पिछले 12 साल से मिथोट्रैक्सेट और लेफोनामाइड पे है। अभी रिसेंटली पेशेंट ने जर्मनी से स्टेम सेल थेरेपी भी ली थी, जिसके ऑलरेडी वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेम सेल थेरेपी एक रिसर्च पर्पज़ के लिए है। जब भी पेशेंट को हमने बार-बार बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं लाया, तो हम ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए कि ये स्टेम सेल थेरेपी के कारण है या किसी और प्रॉब्लम के कारण है। पेशेंट के जो इनिशियल सिम्पटम्स थे गैस्ट्राइटिस के कारण थे। जब उसको पेन किलर लगाए, उसको आराम मिल गया। ईसीजी में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक था, तो हमने पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे जो ये लेके ही नहीं आए। बाद में हमने स्टेम सेल के डॉक्यूमेंट्स भी माने, नहीं लेके आए। ये इको के लिए इन्होंने मना किया, वो भी इन्होंने जल्दी से नहीं कराई। कोई ऐसा साइन नहीं था जहाँ हम कहें कि बार बार शिफ्ट करें। नर्सिंग नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एडिक्वेटली ईट कर रही है पेशेंट, कोई वॉमिटिंग नहीं थी उसको, ना एडमिशन में ना शिफ्टिंग में। इको जो है पेशेंट ने रिफ्यूज़ की है, जो हमने फाइल में भी लिखी हुई है। बाद में इन्होंने एग्री किया, जो बहुत लेट हुई। इसके कारण शिफ्टिंग में भी लेट हुई और ये जो लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, वो अल्टीमेटली पेशेंट्स के रिफ्यूज़ल के कारण है। अल्टीमेटली जो पेशेंट था वो एक्सपायर हो गया और जब डेथ हुई तो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर था, उसने समरी बना के फटाफट अटेंडेंट्स को दे दी। लेकिन जब वो दोबारा समरी ओपोनेंट 2 के पास आई, तो उन्होंने और उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड की जो टीपीए में हमने डाली। वहाँ पे कोई भी ऐसी मैलिफाइड वो नहीं है इंटेंशन कि हमने ये गलत जवाब दिया है। जो ओपोनेंट 3 है, उसने जवाब दिया कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं हॉस्पिटल में 24/7 नहीं रह सकता, लेकिन मेरी टीम अवेलेबल है जो पूरी सस्टेन कर सकती है
और हर चीज़ जो हम कर सकते थे हमने स्टेबलाइज करने के लिए किया है। मेरे पास पेशेंट शाम को 7 बजे रेफ़र हुआ था और हमने इमीडिएटली डॉक्टर को भेज के, जो जूनियर डॉक्टर था उसको भेजा, उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा आइडेंटिफ़ाई किया, उस आइडेंटिफ़िकेशन में कोई भी गलत नहीं है और उन्होंने इमीडिएटली उसको सीसीयू शिफ्ट करने के लिए बोल दिया था। लेकिन पेशेंट और उसके अटेंडेंट सीसीयू में जल्दी से शिफ्ट नहीं हुए। इवन मैंने हमेशा पेशेंट से बात की है, मैंने कभी भी जूनियर्स पे शाउट नहीं किया। और जो मेडिकल बोर्ड वाला है, जो कह रहा है कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट को जल्दी ट्रीट करना चाहिए था, उस मेडिकल बोर्ड में कोई कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है जो ये कि हमने जल्दी इलाज नहीं किया, तो दिस इज़ रॉन्ग। ओपोनेंट 4 और 5 जो है उन्होंने रिप्लाई में दिया कि हम एक इमरजेंसी डॉक्टर है, हमने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के हिसाब से इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जो बिल्कुल सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया। नेशनल कमीशन में ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट इमरजेंसी सेटिंग में आया, पेन रिलीफ हुआ उसको, जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया। अब पेशेंट की जो हिस्ट्री थी, जो ऑलरेडी उसको रूमेटाइड से सफ़र कर रहा है और बहुत सी इसको प्रॉब्लम्स थी, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने चेस्ट फिजिशियन के पास शिफ्ट किया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं शिफ्ट किया। तो नेशनल कमीशन ने देखा ओपोनेंट 4 और 5 ने जो कॉमनली डॉक्टर्स करते हैं वही किया, तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिसको हम नेग्लिजेंस बोले। तो इन्होंने कहा ओपोनेंट 4 और 5 नेग्लिजेंट नहीं है। नेशनल कमीशन ने ओपोनेंट 2 के बारे में कहा कि आप चेस्ट एंड टीबी के डॉक्टर हैं, रूमेटॉइड आप डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। आपके पास पेशेंट आया, उस टाइम उसको कोई चेस्ट पेन नहीं था, आपने वेरियस टेस्ट लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इको भी इंक्लूडेड थी। कंप्लेनेंट के हिसाब से सारे टेस्ट लगभग 11 साढ़े 11 बजे हो गए थे, लेकिन आप शाम को पौने 8 बजे इनको चेक कर रहे हो। तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा कि इतने अगर सीरियस पेशेंट है, उसको आपने देखा और आप रिव्यू कर रहे हो 8 घंटे बाद, तो कहीं न कहीं ये डेफिशिएंसी इन्होंने मानी। और इसको जस्टिफाई करने के लिए आप डाल रहे हो कि इन्होंने इको नहीं करवाई। जब पेशेंट हर चीज़ के लिए जा रहा है, पेशेंट एक्सरे के लिए भी जा रहा है, पेशेंट दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा रहा है, हर चीज़ जब पेशेंट करा रहा है तो वो इको के लिए मना करे, ये थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा, बेड टिकट में जो आप लिख रहे हो, जब वो इको कराने गया आप लिख रहे हो पेशेंट रिफ्यूज़्ड, और फिर आप शाम को लिख रहे हो 4 बजे पेशेंट बेड पे नहीं है, इको के लिए गया हुआ है। तो पेशेंट तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी गया है टेस्ट कराने के लिए, एक्स-रे के लिए भी गया है, वहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा हुआ कि पेशेंट बेड पे नहीं है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें फैब्रिकेट की गई हैं। तो नेशनल कमीशन ने यही माना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब ओपोनेंट 2 को पता था कि सीवियर कोमॉर्बिडिटीज़ है तो उन्हें जल्दी देखना चाहिए था, तो ये प्रोफेशनली ठीक नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि जो ओपोनेंट 3 है कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी नॉलेज में 7:30 बजे आया, उन्होंने इमीडिएटली एसआर को भेज दिया। तो जब उन्होंने एसआर को भेज दिया, उसने पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोज भी किया, सीसीयू में शिफ्ट करने का भी बोला, सब कुछ ठीक है। लेकिन यह कहना कि भई ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकता। हॉस्पिटल का जो बिल है, उसमें उनको या तो जूनियर डॉक्टर के बारे में चार्जेज़ लगाने चाहिए थे, उन्होंने आपके चार्जेज़ लगाए हैं। तो इट वाज़ योर ड्यूटी कि एक बार आपको आके उनको समझाना चाहिए था। आप रात को बहुत लेट आए हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एथिकल और प्रोफेशनल कंडक्ट इज़ नॉट गुड। अल्टीमेटली हॉस्पिटल को भी इन्होंने विकेरियस लायबल माना, और क्योंकि ओपोनेंट 2 और 3 दोनों की यहाँ गलती थी, एंड तीनों को इन्होंने 20 लाख पे करने के लिए अवार्ड किया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन के अगर अल्ट्रेशन को बिलीव किया जाता है या सस्पेक्ट किया जाता है, तो कोर्ट उसे मानता है कि आपने किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट के पास नहीं है। पेशेंट ये बोले कि मेरे जी डिस्चार्ज कार्ड में डॉक्टर साहब ने चेंजेस कर दिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल आपके पास पड़ी हुई है। तो वहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की है। इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ नहीं की, ये हर जगह ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई कमी है और वो माना जाता है कि अल्ट्रेशन की गई है, तो कोर्ट उसे बिलीव करता है कि हाँ, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में अल्ट्रेशन की हो। अगर हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट का चार्ज कर रहा है, जैसे अधिकतर हॉस्पिटल्स में यही होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके नाम से बिल वो कटता है। तो या तो आप डिपार्टमेंट के नाम से बिल काटें कि भाई कंसल्टेशन हुई इस डिपार्टमेंट से हुई, डॉक्टर का नाम ना लिखें, या आप अगर डॉक्टर का नाम लिख रहे हैं तो उस डॉक्टर को वहाँ होना चाहिए। कई बार डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, उसके जूनियर सबऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप इलाज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट बिल उसी सीनियर डॉक्टर के नाम से कट रहा है। तो यहाँ पे कई बार कोर्ट में जब केस होता है प्रॉब्लम आती है।
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो चेंजेस किए जा सकते हैं, आप डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन कर सकते हो, या जो जूनियर डॉक्टर है उसके नाम से आप बिल्स काट सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हॉस्पिटल को विकेरियस लायबल माना जाता है जब भी चीज़ें रॉन्ग होती है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी हॉस्पिटल ने रखा है, स्टाफ को भी हॉस्पिटल ने रखा है। तो अगर कोई ऐसी गलती, ग्रोस गलती डॉक्टर या स्टाफ करता है, तो हॉस्पिटल भी उसमें विकेरियस लायबिलिटीज़ में आता है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे मेल आईडी पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। नीचे कमेंट्स में आपके कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और इतनी अवेयरनेस हो कि डॉक्टर बिना किसी डर के अपनी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड।